तो ट्रांजेक्शन जो हमारा है वो नंबर ऑफ ऑपरेशन है किसी एक ट्रांजेक्शन को करने के लिए, जिसमें हम लोग रीड और राइट और कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब ट्रांजेक्शन का एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टी, ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। आज के टॉपिक में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। और आप लोग को जो 12 बजे से जो डीवीएमएस का यूट्यूब लाइव सेशन है उसमें आप लोग नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग आइए उसमें। आप ही के सर मेरे में तो चलता ही नहीं है, वो वीडियो आता है तो मैं करती हूँ तो नहीं चलता है, पता है नहीं क्यों। क्या नहीं चलता है? यूट्यूब नहीं चलता है। ऐसा कैसे हो जाएगा? यूट्यूब नहीं चलेगा? क्या? यूट्यूब लिंक रहेगा तो यूट्यूब क्या नहीं चलेगा? नहीं चलता है। अच्छा, भारी प्रॉब्लम है सर। है? भारी प्रॉब्लम नहीं चलता यूट्यूब तो ऐप को अपडेट कर दो। चलो ठीक है। हाँ, पिछले क्लास में ऑटोमेसिटी की बात कर रहे थे। ऑटोमेसिटी क्या होता है? जिसमें कुछ आवाज नहीं आ रहा है तुम लोग को? हाँ, ऑटोमेसिटी मतलब एक एज ए होल काम बात करेंगे। ब्रेक होने के बाद वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसको हम बोलेंगे कि मेरा ट्रांजैक्शन फेल हो गया, ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। ठीक है। Atomicity, a transaction is of atomic nature. It means either all the operation of a transaction are executed or none are executed. ठीक है। सब होगा या तो कोई नहीं होगा। अच्छा, मान लो कि अगर ट्रांजेक्शन इन बिटवीन अगर मेरा फेल करता है तो क्या होगा? If a transaction is partially done or committed and a failure occurred before final commit, then database will be in a inconsistent state. हम लोग देखे थे ना, जब कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे थे, 100 रुपये इस अकाउंट से इस अकाउंट में भेजना था और 100 रुपये आज यहाँ पढ़े, 100 रुपये माइनस कर दिए और उनको बीच में 100 रुपये जोड़ना था, उसके बीच में मेरा डेटाबेस मेरा क्रैश कर गया, सिस्टम शट डाउन हो गया। तो मेरे एक के अकाउंट से 100 रुपये निकल चुका था, लेकिन बी के अकाउंट में वो 100 रुपया रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरा डेटाबेस इनकन्सिस्टेंट हो गया, 100 रुपया निकला तो, लेकिन गया कहाँ पता नहीं। ठीक है। वही हम बोल रहे हैं कि इफ अ ट्रांजेक्शन पार्शियली डन और कमिटेड एंड अ फेल्यूर अकर्ड बिफोर फाइनल कमिट मतलब डेटाबेस में उसको अपडेट कर देना, देन डेटाबेस विल बी इन द इनकंसिस्टेंट स्टेट। टू ओवरकम दिस इनकंसिस्टेंसी, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, मेरा ट्रांजेक्शन है तो ट्रांजेक्शन में कुछ कंपोनेंट है जो ट्रांजेक्शन में दिखता है, क्यों जरूरी है इस बार हम लोग बात करेंगे। The transaction management component roll back whole transaction to get in earlier consistent state। समझो इसको, ये डेटाबेस का स्टेट है। ठीक है। इसमें एक ट्रांजेक्शन T1 हम प्रोसेस किए, तो ट्रांजेक्शन मेरा क्या करेगा, कुछ वैल्यू चेंज करेगा, है ना, कुछ वैल्यू मॉडिफाई करेगा, या घटाए बढ़ाए जो भी करे कुछ मॉडिफाई करेगा। तो पहले वाला ट्रांजेक्शन प्रोसेस करने के पहले वाला स्टेट को बोलना है स्टेट 1, और ट्रांजेक्शन के बाद जो चेंज हो गया उसके बाद के बोल रहे स्टेट 2। अगर ट्रांजेक्शन 1 सही हुआ होगा तो अगर डेटा स्टेट 1 अगर कंसिस्टेंट था, स्टेट 1 कंसिस्टेंट था, ट्रांजेक्शन 1 पूरा एग्जीक्यूट हुआ तो स्टेट 2 भी कंसिस्टेंट होगा। बहुत सिंपल। ये कंसिस्टेंट था, ट्रांजेक्शन भी फुल हुआ, कंप्लीट हुआ, तो ये जो नया जो स्टेट आएगा दैट इज ऑल्सो भी कंसिस्टेंट। ठीक। अगर क्या होता है कि अगर ट्रांजेक्शन मेरा फेल कर जाता है बीच में इन बिटवीन, तो स्टेट 2 जो है हमारा वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। जैसे अभी हम लोग जो 100 रुपये ट्रांसफर कर रहे थे, उस केस में देखो ए से 100 रुपये निकाल दिए, बी में हम अपडेट करने ही वाले थे कि मेरा ट्रांजेक्शन फेल कर गया। ठीक है। तो ट्रांजेक्शन फेल कर गया तो क्या होगा कि स्टेट 2 जो है हमारा वो इनकंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है। हम लोग कैसे पता चलेगा हमको? देखो ना, एक लड़का आया है जियोनी P5W, बताओ तो इसको हम कैसे जानेंगे?
1.5 महीने तक अभी तक जियो नहीं। खैर रहने दो इसको बाहर वेटिंग रूम में। हेलो सर। हेलो यस सर, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ठीक। तो जो स्टेट टू ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट जो कंपोनेंट है वो डिसाइड करेगा कि वो मैं जो ट्रांजेक्शन के बाद वाला स्टेट है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। और उसको लगेगा नहीं कंसिस्टेंट नहीं है तो क्या करेगा, तो रोल बैक प्रोसेस। एक रोल बैक मतलब जैसे हम लोग अंडू करते हैं ना, है ना, अभी कुछ काम किए अंडू करेंगे तो हम लोग पिछले वाले पे चले जाएंगे। तो हम लोग अंडू करके वापस जब जिसको बोलते हैं कुछ किया हुआ काम को हटा देना मेमोरी से। तो यही काम मेरा रोल बैक भी करता है कि जो जो चेंजेस हुआ था तो सबको अंडू कर देगा और डेटाबेस वापस उठा के देख कहाँ चलाएगा, स्टेट 1 पे। स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच में जो भी मॉडिफिकेशन हुआ था सब वापस फ्लश हो जाएगा और वापस डेटाबेस 1 पे आ जाएगा। और ये काम कौन करता है, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट जो है वो करता है। ठीक है, क्लियर है? रोल बैक एक बार फिर से समझाइएगा सर। रोल बैक कहने का मतलब ये होता है कि जो ट्रांजेक्शन हम किए, हाँ देवाशीष रेज हैंड, देवाशीष ऐसे डायरेक्ट पूछ लो। अच्छा ई जो है हैकर जैसा जो बन के कौन फोटो खींचा है, रोल नंबर 1 नीतीश। नीतीश तो बुरा फोटो है, ऐसा नहीं लगता है? यस सर। अच्छा खतरनाक टाइप का लग रहा है, क्रिमिनल टाइप का। ठीक है, क्या बोल रहे थे, रोल बैक। देखो रोल बैक करने का मतलब क्या आता है, रोल बैक मतलब पीछे की तरफ दौड़ा के जाना, मतलब यही है। तो हम लोग ट्रांजेक्शन 1 स्टेट 1 स्टेट 2 बीच में हम ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए और हमारा ट्रांजेक्शन फेल हो गया। ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो जो दूसरा स्टेट है वो इनकंसिस्टेंट है, वो इनकंसिस्टेंट स्टेट आ गया। और जो इनकंसिस्टेंट स्टेट आ गया तो हम ये वाला डेटाबेस स्टेट हमको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है, वो आधा अधूरा है। और जो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन में हम लोग पढ़े थे, इंफॉर्मेशन हमारा एक्यूरेट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। हाँ आवाज अच्छा क्या रहा है? यहाँ आवाज ठीक जा रहा है, यहाँ जो थोड़ा सी गड़बड़ा है सबसे पहले हमको पता चलेगा। बीच में मेरा आवाज गड़बड़ाया था, तुम लोग को आ रहा था, है ना? तो ये कह रहे थे अगर कुछ ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं और वो ट्रांजेक्शन मेरा कंप्लीट नहीं होता है, मतलब पूरा परफॉर्म नहीं करता है, तो क्या होगा कि मेरा आधा अधूरा जानकारी अपडेट होगा। तो आधा अधूरा होगा तो कहेंगे कि वो मेरा ट्रांजेक्शन जो स्टेट है वो मेरा हाँ वो मेरा इनकंसिस्टेंट है। जब इनकंसिस्टेंट होगा मतलब मेरा एक्यूरेट और इनकम्प्लीट मैसेज नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है हमको। तो चूंकि हमको पता है कि क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग ये पढ़े थे कि एक्यूरेट एंड कंप्लीट ये दोनों होना चाहिए हमारा इंफॉर्मेशन। तो उसके हिसाब से हमारा ट्रांजेक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट जो कंपोनेंट है, सॉफ्टवेयर का एक पीस है जो हर ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करता है, नजर रखता है, चेक करता है और उसको लगेगा कि ये ट्रांजेक्शन मेरा कुछ ऐसा काम किया है जिससे मेरा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो गया है। तो इन दैट के वो सारा का सारा वैल्यू जो चेंज हुआ था ट्रांजेक्शन के द्वारा उस सबको वापस वैल्यू उसको बहाल करेगा, वो जितना वैल्यू था सबको वापस कर देगा, अंडू कर देगा उसको। ठीक है, यही हम लोग दिखा रहे हैं हमको। डेटाबेस बात स्टेट 1 है, ट्रांजेक्शन T1 लगा, डेटाबेस स्टेट 2 आया और ये इनकंसिस्टेंट स्टेट था तो ये रोल बैक करके वापस इस स्टेट पे चला आया। ठीक है, अब एक लाइफ टाइम एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। हम गए एटीएम से पैसा निकालने के लिए, एटीएम डाले, जो कीबोर्ड से डालना था सारा डाल दिए और तब तक क्या हुआ कि
पावर चला गया या नेट कनेक्शन चला गया एटीएम का, ठीक है। हमको मोबाइल में मैसेज आ गया कि भाई आपने 5,000 रुपये निकाला है आपके अकाउंट से, वो पैसा डेबिट हो गया बस, लेकिन पैसा वहां निकला नहीं। कहने का मतलब एटीएम मशीन मेरे बैंक अकाउंट में वो अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद पैसा निकाल नहीं जा रहा था, तब तक लाइन चला गया, ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया, ट्रांजेक्शन बीच में जो फेल हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो ये ट्रांजेक्शन रोल बैक होगा, रोल बैक होगा तो मेरे अकाउंट से जो 5,000 रुपये निकला था वो 5,000 रुपये वापस जमा हो जाएगा उसमें, क्योंकि हमको तो मिला नहीं था, ठीक है। इसी को बोलते हैं रोल बैक करना। एक और एग्जाम्पल लो, ऑनलाइन पेमेंट करना है हमको, ठीक है। हम कार्ड से अपना कार्ड नंबर और सीवीवी वगैरह वगैरह देके हम पेमेंट कर दिए ऑनलाइन है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, और तब तक क्या हुआ कि नेट में कुछ हुआ प्रॉब्लम, या हम बैक जो दबा दिए रिफ्रेश दबा दिए, कुछ ऐसा कुछ हुआ कि मेरे अकाउंट से पैसा कट गया लेकिन अमेजोन तक नहीं पहुंचा, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांजेक्शन फेल हो गया। ये पैसा तो ट्रांजेक्शन फेल हो गया, ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन रोल बैक होगा, मतलब जहां से पैसा निकला था वहां वापस पैसा जाएगा, जो निकला था उसको अंडू करेंगे तभी तो पैसा वापस जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। तो जितना ट्रांजेक्शन में जितना स्टेटमेंट है जहां तक हो चुका था सब वापस जाएगा एक के बाद। ए बराबर ए माइनस 5,000 था तो 5,000 था तो 5,000 उसमें जोड़ेंगे, बी में कुछ किए थे तो उसको फिर हटाएंगे, जितना घटाए तो उतना फिर जोड़ेंगे उसको, और स्टेटमेंट जो जो किए थे लाइन बाय लाइन सबको वापस अंडू करते जाएंगे और वापस हम लोग स्टेट 1 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, दिस इज आवर एटॉमिसिटी प्रोसेस। कितना क्या होता है? नहीं आ रहा आवाज नहीं आ रहा। नीतीश बोल रहा है क्या? सर एगो क्वेश्चन था सर। हाँ पूछो। सर कभी कभी होता है कि हमारा बैलेंस जो है अकाउंट से कट जाता है और जिसके अकाउंट में भेजना होता है उसके अकाउंट में चला भी जाता है, फिर वहां से रोल बैक कैसे हो जाता है सर? जैसे हुआ था सर एक बार कि भैया के अकाउंट से मेरे में ट्रांसफर किया गया, उसके बाद मेरे से कट गया और भैया के अकाउंट पे रिटर्न भी चला गया सर। देखो ये किस केस में होता है? ये उस केस में होता है जब मान लो कि हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं किसी को, ठीक है, और चेक रिटर्न करने वाला हो। ये हमारा ऑनलाइन पेमेंट में ऐसा केस नहीं होता है, ऑनलाइन में ऐसा केस नहीं होता है। अब ऑनलाइन में हुआ है तुम्हारे साथ ये केस? यस सर। ऑनलाइन में तो ऐसा नहीं कभी देखे हैं। तो कैसे पेमेंट हुआ था? नहीं, पेमेंट कैसे किए थे? चेक से किए थे? कैसे किए थे सर? ऑनलाइन किए थे, आई मोबाइल से, एप्लीकेशन है उसका। अच्छा, पेमेंट कर दिए, तुम्हारे अकाउंट में आ गया, फिर चला गया वापस? यस सर। ये मेरे साथ भी हुआ था सर। देखो ये तो फिर बैंक वाले समझना पड़ेगा उन लोग का इंटरनल प्रोसेस क्या है। चेक वाले में हम ऐसा होता है जो हमको आइडिया है, जैसे मान लो कि हम स्टेट बैंक का कोई चेक अपने बैंक में जमा करते हैं, ठीक है, जिसमें बैंक में जो चेक जमा होता है उस समय मेरे बैंक में वो अकाउंट में दिखा देता है, क्लियर बैलेंस नहीं दिखाएगा लेकिन दिखाएगा कि आपके अकाउंट में एक 5,000 रुपये का चेक जमा हुआ है, ठीक है। बाद में अगर वो चेक कलेक्शन के लिए जाता है स्टेट बैंक और वहां वो कलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है, उसके अकाउंट में पैसा नहीं था या साइन नहीं था कुछ भी, ठीक है, तो वो जब चेक रिटर्न आएगा बिना पेमेंट के तब मेरे अकाउंट से वापस वो हटा दिया जाएगा। मतलब मेरे पहले क्रेडिट किया गया था अकाउंट में और जब पेमेंट नहीं आएगा तो वो फिर वापस डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रांजेक्शन फेल नहीं मानेंगे। ये ट्रांजेक्शन फेल नहीं हुआ क्योंकि वो पैसा नहीं आया इसलिए हम हटा लिया गया। पहले जमा किए है ना, तुम्हारे एक तरह का जो चेक है एक तरह का वादा है ना, एक तरह के वादे पे वो पैसा जमा हो गया, अब बाद में वादा फेल हुआ तो पैसा निकाल लिए, ठीक है। और यही ऐसा ही कुछ कंडीशन हुआ होगा, वो ट्रांजेक्शन फेल नहीं है, ठीक है, वो एक कंप्लीट ट्रांजेक्शन है। और उस ट्रांजेक्शन होने के बाद कहीं ना कहीं कुछ वादे में या कुछ क्राइटेरिया में अगर फेल्योर हुआ हो तो वो हो गया। जैसे मान लो कि किसी के ओवरड्राफ्ट अकाउंट से पेमेंट किए, कोई क्रेडिट कार्ड से अपना पैसा तुमको भेज दिया, बाद में क्रेडिट कार्ड वाला उसको रिजेक्ट कर दिया तो वापस पैसा खिंचा जाएगा, ठीक है।
सर इसके पहले वाला थोड़ा स्लाइड कीजिएगा, स्नैप लेना है। जिनका ये हुआ था वो पूछना भैया थे कि वो कौन से अकाउंट से पैसा जमा किए थे, कौन से कार्ड थे, मतलब डेबिट अकाउंट था, डेबिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड था, सेविंग अकाउंट था। वीजा कार्ड था सर, हाँ, वीजा कार्ड था। वीजा कार्ड तो डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है, ये जानना जरूरी है। डेबिट था सर, डेबिट कार्ड। वीजा डेबिट कार्ड, यस सर। तो बैंक से नहीं पूछे थे कि काहे रिटर्न हो गया? बैंक वाले इन्फॉर्मेशन सही दे देगा। सर लॉकडाउन में हुआ है तो यहाँ पर जो है न जाने में भी दिक्कत है सर। अरे तो आईसीआईसी बैंक इतना बढ़िया कॉल सेंटर है, तुम क्या बात करते हो? आईसीआईसी बैंक का भैया को बोलो, कॉल सेंटर फोन करेंगे, पूछेंगे भैया अकाउंट में पैसा भेजे थे क्या हुआ, तो रीजन बताएगा, वो रीजन बताएगा कि क्यों पैसा वापस खींच लिया गया। ठीक है। और प्राइवेट बैंक का बहुत सारा नियम कानून रहता है, मिनिमम बैलेंस अगर फॉल कर गया तो पूरे तक खींच लिया हो, बहुत सारा लोग है क्राइटेरिया। ठीक है। हाँ यस सर। किस कौन बोला था अभी? मुझे ये वाला सर हम ये पूछ कोई बोला था एक साइड बैक करने के लिए? नहीं सर, इसके बाद वाला, इसके बाद वाला। ये वाला। यस सर, यस सर, हो गया सर। ठीक है, ये हो गया मेरा एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी जो हम लोग बोलते हैं कि हमारा ट्रांजेक्शन एटॉमिक नेचर का होता है, इसमें अगर 5 स्टेटमेंट है तो 5 भी एग्जीक्यूट होगा, 5 से अगर एक भी कम हुआ तो हम बोलेंगे कि फेल हो गया और हम रोल बैक करेंगे। यही पे हमारा प्रोसेस डिफर करता है। प्रोसेस में और ट्रांजेक्शन में यही अंतर है। अगर एक प्रोसेस है, प्रोसेस में 5 इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है और 3 इंस्ट्रक्शन के बाद अगर प्रोसेस फेल करता है किसी कारणवश, तो वो 3 जो एग्जीक्यूट हो चुका है उसको वापस नहीं किया जाता है, उसको वापस नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लो कि मान लो हम कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और 80% के आसपास हमारा डाउनलोड फेल हो जाता है। ठीक है। तो अगर डाउनलोड फेल हो गया तो जितना डाउनलोड रह गया है हमारे हार्ड डिस्क में, भले वो फाइल एरर के चक्कर में ना खुले, हमारा किसी काम का नहीं हो, लेकिन वो हमारे कंप्यूटर में रहेगा, दिखेगा वो। ठीक है। तो अगर हम कोई प्रोसेस बना रहे हैं और प्रोसेस में अगर कोई स्टेप है, 8-10 स्टेप है और 8 स्टेप तक मेरा एग्जीक्यूशन हो चुका है और 9वें स्टेप पे मेरा प्रोसेस फेल हो जाता है, तो बाकी 8 स्टेप रोल बैक नहीं करता है, लेकिन ट्रांजेक्शन में यही काम हो जाता है, रोल बैक हो जाता है। ठीक है। यही अंतर है हमारा प्रोसेस में और ट्रांजेक्शन में। ठीक है। कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है हमारे डेटाबेस का। कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा डेटाबेस में, तभी हमको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगा और कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी मिलेगा। ठीक है। तो डेटाबेस, द डेटा इन द डेटाबेस शुड बी कंसिस्टेंट ऑल द टाइम। इट इज सिंपली इवैल्यूएटेड बाय द कंपेयरिंग वैल्यू बिफोर ट्रांजेक्शन एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन के पहले का क्या वैल्यू था अकाउंट का और ट्रांजेक्शन के बाद का क्या वैल्यू था अकाउंट का, ये दोनों कंपेयर करेंगे और दोनों का इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे कि ठीक है ये भी कंसिस्टेंट था तो ये भी कंसिस्टेंट है। अगर ये वैल्यू बराबर नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि कंसिस्टेंसी अकर्ड, मतलब कंसिस्टेंसी हुआ है, और इन दैट केस रोल बैक ऑपरेशन विल बी डन। ठीक है। एक बार समझते हैं कि इनकंसिस्टेंट। हाँ बोलो। बोले थे सर, एक बार ना हम अपने अकाउंट से गूगल पे से ट्रांसफर किए थे 28 तारीख को 500 रुपीज, और जब चला भी गया उनके अकाउंट में जिसमें ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन जब अप टू डेट कराए तो वो 30 तारीख का डेट आ रहा है। तो सर ऐसा क्यों होगा? 28 तारीख को ट्रांसफर किए जी, 28 तारीख को गूगल पे से ट्रांजेक्शन किया तो वो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन जब अप टू डेट कराए पासबुक तो वो 30 तारीख का आया डेट सर। 28 तारीख को कौन दिन था पहले ये देखो। ठीक है। और 28 तारीख को अगर नॉर्मली अकाउंट में तो तुरंत ही आ जाता है गूगल पे से, और मान लो ट्रांजेक्शन अगर फंसा रह गया, ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया या कोई भी रीजन हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि दुकान में जाओ और गूगल पे से भीम से पेमेंट करो तो बोलता है इतना पेमेंट नहीं आया, तो 10 मिनट इंतजार करना पड़ता है, कभी कभी तो इमीडिएट आ जाता है। सर गूगल पे बढ़िया नहीं है सर। हाँ, हम भी गूगल पे बहुत कम यूज करते हैं। 2000 चलो ठीक है, मेरा ठीक है। फंस गया था 2000।
ठीक है। चलो, तो हम लोग देख रहे थे कंसिस्टेंट ट्रांजेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हम 1000 रुपया अकाउंट ए से अकाउंट बी में हमको पास करना है, ट्रांसफर करना है, ठीक है। अकाउंट ए से अकाउंट बी में 1000 रुपया हमको ट्रांसफर करना है, ठीक। कैसे, अब देखो क्या करते हैं। सबसे पहले अकाउंट ए को पढ़ेंगे हम लोग, अकाउंट ए में क्या बैलेंस है, 1000 रुपया ट्रांसफर, 1000 रुपया है भी कि नहीं उसके अकाउंट में देखना जरूरी है ना, जितना पढ़े तो देंगे नहीं उसको। तब ए में पढ़ लियो उसका वैल्यू, और जितना इसके अकाउंट में था उसमें से 1000 माइनस कर दिए, क्योंकि 1000 रुपया उसके अकाउंट से कटेगा, ठीक। उसके बाद हम लोग अकाउंट बी को पढ़ेंगे कि उसके अकाउंट में कितना है, क्योंकि उसमें 1000 रुपया अपडेट करना है हमको। तो बी के अकाउंट में जो वैल्यू था उसमें 1000 रुपये जोड़ दिए, अब बी का वैल्यू 1000 रुपये बढ़ गया, ए का वैल्यू 1000 रुपये घट गया। अब हम अकाउंट ए को राइट कर दिए, तो पहले वाला अकाउंट में 5000 था, तो अब जो राइट होगा तो 4000 आएगा, उसमें 1000 कट के आएगा, और इसका 5000 था तो अब 6000 आएगा। तो ये मेरा एक ट्रांजेक्शन है 1 2 3 4 5 6 है। तो हम लोग राइट की जगह पे हम कमिट यूज करते हैं, कमिट मतलब वही राइट, तो फाइनल कमिट हो जाता है, राइट। इसके बाद कमिट लिखेंगे, लेकिन हम चूंकि बोलोगे कमिट क्या है इसलिए हम नहीं लिखेंगे कमिट, कमिट मतलब फाइनल काम हो जाना है, ठीक है। तो अब ये देखो, ए से पढ़ा, ए में घटाया, बी से पढ़ा, बी में जोड़ा, दोनों को अपडेट कर दिया, ये फाइनल ट्रांजेक्शन है। अगर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा कंप्लीट, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा ए प्लस बी बिफोर और ए प्लस बी आफ्टर, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो 5000 था उसमें और 4000 इसमें था, 5000 रुपया ए में था और बी में 4000 था, तो टोटल कितना था, 9000 रुपया था, ठीक है। तो टोटल 9000 रुपया उसमें था। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे इस जगह पे रीड अकाउंट बी पढ़ रहा था और मेरा ट्रांजेक्शन फेल हो गया किसी कारण से, ठीक है। ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद पहले वो क्या क्या कर चुका था, वो 1000 रुपया अकाउंट ए से माइनस कर चुका था, ठीक है। तो अब हम ट्रांजेक्शन के बाद अगर दोनों का सम देखेंगे तो दोनों जगह हमको 4000 मिलेगा, उसमें 1000 कम हो गया, इसमें बढ़ा नहीं, तो 8000, पहले 9000 था। तो दोनों ट्रांजेक्शन के पहले दोनों अकाउंट का सम और ट्रांजेक्शन के बाद दोनों अकाउंट का सम वो बराबर नहीं था, ठीक है, बराबर नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई हमारा डेटाबेस अब इनकंसिस्टेंट हो गया है, पहले कंसिस्टेंट था लेकिन ट्रांजेक्शन T1 परफॉर्म करने के बाद हमारा ट्रांजेक्शन और डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ गया है। जब ये फाइंड आउट हो जाएगा कि हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में है, तो हमारा ट्रांजेक्शन कंपोनेंट मैनेजमेंट जो है, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट वो क्या करेगा कि इस चीज को रोल बैक करेगा। रोल बैक मतलब जो जो काम कर चुके हैं वो सबको अनडू करेगा और वापस स्टेट 1 मतलब ट्रांजेक्शन T1 परफॉर्म होने के पहले जो स्टेट था सेम वैसा स्टेट में लेके चला आएगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर सर। चलो, अब ये हो गया। इसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी हमारा आइसोलेशन, ठीक है। आइसोलेशन मतलब क्या होता है कि बहुत सारा ट्रांजेक्शन एक साथ हम लोग का कंकरेंटली चलते रहता है, ठीक है। तो हर ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन के बारे में नहीं जानकारी, मतलब वो दोनों को एकदम आइसोलेटेड है, उसको कोई मतलब नहीं है कि दूसरा ट्रांजेक्शन उसी अकाउंट से कितना पैसा निकाला है, कितना जमा कर रहा है, ठीक ठीक। यही काम हमारा प्रोसेस में होता है। ये नॉर्मली कोऑपरेटिव प्रोसेस भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन दो नॉर्मल प्रोसेस है जो अपने अपना जो उसका एरिया है वहीं पे फोकस होता है, ठीक है। तो आइसोलेशन क्या है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर मे बी मेनी कंकरेंट प्रोसेस, कंकरेंट ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन, each transaction executes in the isolation of the other transaction, isolated, ठीक है। It means each transaction is unaware of other transaction executing concurrently in the system, ensuring the isolation property is the responsibility of concurrency control component। देखो concurrency कहने का मतलब क्या है, अगर हम एक ट्रांजेक्शन T1 खत्म हो जाए तब T2 शुरू हो, अगर T2 अलग एक ट्रांजेक्शन है, T1 T2 T4 है ना, तो T1 खत्म हो जाता है T2 शुरू हो और T2 खत्म हो जाता है T3 शुरू हो, तो ये कंकरेंट नहीं हुआ। कंकरेंट कब हुआ, जब T1 T2 और T3 एक साथ तीनों ट्रांजेक्शन चल रहा है,
तीनों ट्रांजेक्शन एक साथ चल रहा है तब बोलते हैं हम लोग कि दीज आर कंकरेंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, ऐसा ही होता है क्योंकि हम लोग सीरियल ट्रांजेक्शन में बहुत मुश्किल हो जाएगा। कंकरेंट ट्रांजेक्शन मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि अगर हम किसी बैंक के सामने एटीएम में लाइन लगे हुए हैं और उस बैंक का एटीएम पूरे पटना में कितना होगा, इंडिया में कितना होगा, तो जिस टाइम में जो पैसा निकल रहा है उस बैंक से, SBI, ठीक है, तो उसी SBI से एक साथ कितना लोग पैसा निकाल रहा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग कंकरेंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, मेरे ही अकाउंट से एक तरफ मेरा पैसा निकाल रहा है कोई, एक तरफ हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो सेम टाइम में दो ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया मेरे अकाउंट पे, तो ये हमारा दोनों ट्रांजेक्शन अलग अलग मेमोरी एरिया में एक दूसरे के अनअवेयर, मतलब एक दूसरे से अवेयर नहीं है, दोनों ट्रांजेक्शन काम करता है, आइसोलेटेड रहता है एक दूसरे से, और कंकरेंसी के कारण कोई प्रॉब्लम ना हो इस बात का ध्यान रखने का जिम्मेदारी दिया गया है कंकरेंसी कंट्रोल कंपोनेंट दिया गया ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट में। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी हम कहते हैं कि अगर एक बार कमिट हो गया, मतलब एक बार जो ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो गया और हम फाइनल कमिट कर दिए और डेटाबेस में वैल्यू मेरा अपडेट हो गया फाइनल, तो वो हमारा ड्यूरेबल होना चाहिए, वो हमारा डेटा परसिस्ट करना चाहिए, वो हमेशा हमको मिलना चाहिए, चाहे वो हमारा सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कुछ भी मेरा क्रैश क्यों ना कर जाए। ठीक है, वो हमारा डेटा ऐसा नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ प्रोग्राम फेल कर गया, कुछ बग आ गया और वो ट्रांजेक्शन में रिटर्न कर गया, ऐसा नहीं होगा। एक बार डेटा कमिट हो गया, एक बार ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, तो जो वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है वो परमानेंट होना चाहिए और वो रिजल्ट ड्यूरेबल होना चाहिए। ठीक है, यही हमारा ड्यूरेबिलिटी कहता है। किसी भी स्थिति में, ठीक है, वो दूसरा वैल्यू नहीं दिखाएगा, मतलब वो रोल बैक नहीं करेगा और जो वैल्यू जो अपडेट हुआ है वो परसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, on the execution of transaction complete successfully and all the updates that is carried out, the database will persist even if there is a system failure after transaction completes execution। कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये शर्त है कि हमारा फाइनल कमिट हो जाना चाहिए, उसके बाद चाहे जो हो जाए। ठीक है, इसका जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है हमारा रिकवरी मैनेजमेंट में। रिकवरी मतलब कोई डेटाबेस लॉस्ट कर गया, कुछ इश्यूज हो गए, कुछ डेटाबेस मेरा खराब हो गया, तो हम रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट जो है ट्रांजेक्शन का, वो रिकवर करता है डेटाबेस, है ना। तो ये हमारा एसेट प्रॉपर्टी, जिसके हम देखते हैं कि हमारा एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, कुछ पूछो इसमें से, पूछना है तो। सर पार्शियली डन और कमिटेड क्या होता है? पार्शियली कमिटेड, आधा अधूरा। अच्छा देखो, ऐसा समझो कि एक MS वर्ड का फाइल हम कल बनाए थे, सब समझना बढ़िया से। MS वर्ड का फाइल हम डेटा कल हम बनाए थे, कंप्यूटर में सेव कर दिए थे। आज हमको उसको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो वापस खोलेंगे। ठीक है, वापस खोलेंगे तो मेरे मेमोरी में आएगा, मेमोरी में आ गया, चलो खुद के सामने दिख रहा है। इसमें हम दो लाइन जोड़ दिए, दो लाइन जोड़ दिए। अब सेव करेंगे तब मेरा अपडेट हो जाएगा। जब तक हम सेव क्लिक नहीं करते हैं तब तक वो जो अपडेट हम किए हैं एक लाइन वाला, वो कहाँ है? मेमोरी में है। यस सर। ठीक है, यही काम अब हम डेटाबेस के साथ समझते हैं। ठीक है, डेटाबेस में कुछ डेटा है, उसको आज हमको कुछ चेंज करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है। तो हम डेटाबेस को खोले, उसका अकाउंट ए को पढ़े, हम अकाउंट ए को जब पढ़े, अकाउंट ए का वैल्यू मेमोरी में आ गया। ठीक, अब हम बोले कि अकाउंट ए में से 1000 रुपये घटा दीजिए, घटा दिया मेमोरी में, डेटाबेस को टच नहीं कर रहे थे, पढ़ लिए हैं, है।
ए में हम लोग 1000 रुपये घटा दिए, तो बोले रीड बी डेटाबेस में गया, बी का अकाउंट पढ़ के लेके आया। अब बोले कि बी में 1000 रुपये जोड़ दिए, तो बी में 1000 रुपये जोड़ दिया, ठीक है, बी में 1000 रुपये जोड़ दिया। अब हम बोलेंगे राइट ए राइट बी, ठीक, राइट ए राइट बी मतलब मेमोरी में राइट ए राइट बी, मतलब ए जो पढ़े थे हम और बी जो पढ़े थे अब उसका वैल्यू चेंज हो गया, लेकिन कहाँ है अभी? जैसे बफर में था MS वर्ड में, डेटाबेस की मेमोरी में है, कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी में है। लिखेंगे कमिट, जैसे ही कमिट होगा तो समझो कि सेव वाला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सेव बटन दबा दिए, कमिट मतलब ये दोनों ए और बी गया और जाके डेटाबेस में वो पालका वाला को ओवरराइट कर दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं कमिट। जो हम मेमोरी वेरिएबल में हम जो चेंज कर रहे हैं उसको बोलते हैं पार्शियली कमिटेड, ठीक है। मेमोरी में ए से पढ़ के आए, ए में था 5000, 1000 घटा दिए तो गया 4000, ठीक है। तो ये है हम जो बोलते हैं, ये बोलते हैं पार्शियली कमिटेड। और जब फाइनल कमिट डेटाबेस में लिख देंगे वापस जाके, मतलब सेव कर दिए, तो बोलते हैं कि कमिट हो गया। समझ में आया बात? यस सर। क्योंकि देखो हार्ड डिस्क में जो भी रहेगा हम पढ़ने के लिए मेमोरी में लेके आते हैं उसको, और मेमोरी में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बार बार हम डेटाबेस से लेके नहीं आएंगे, है ना। यहाँ लेके पढ़े, यहाँ पढ़ने के बाद उसको ऑपरेशन किए, अब वहां भेज दिए, ठीक है, यही काम होता है। कंकरेंसी जो हम लोग बात करते हैं, हाँ, क्या जो टाइम बचा हुआ है, एक सिनेरियो सोचो कि हम दो ट्रांजेक्शन एक साथ आया, एक रीड ए किया, उसको 5000 मिला, ये भी रीड ए किया, इसको 5000 मिला, ठीक है। क्या हुआ, कौन सा करा था जान? तबला बजा रहे जी। अब ये देखो मालूम का कर रहा था, ट्रांजेक्शन T1 और ट्रांजेक्शन T2 दोनों रीड ए किया, दोनों को 5000 मिला, दोनों को 5000 मिला। और ट्रांजेक्शन A1 में T1 में 1000 रुपये घटा दिए और इसमें 1000 रुपये जोड़ दिए, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन में 1000 रुपये मेरे अकाउंट में 1000 रुपये आ रहा था कहीं से और 1000 रुपये हम भेज भी रहे थे कहीं पे, ठीक है। हम सोचो कि मेरे पास 2000 रुपये आ रहा था, हम 1000 भेज रहे थे, तो ट्रांजेक्शन T1 और T2 1000 हम यहाँ भेजे, 2000 आ गया, तो एक तरफ हम कर दिए ए का वैल्यू 1000 कम, एक का वैल्यू 2000 ज्यादा, ठीक है। अब हम कमिट करेंगे, दोनों को कमिट करेंगे, तो दोनों में जो कौन कमिट होगा, दोनों में कोई भी कमिट होगा तो मेरा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, ये 5000 का 4000 कर रहा है, ये 5000 का 7000 कर रहा है, एक साथ दो ट्रांजेक्शन। यही कंकरेंट ट्रांजेक्शन जब होता है तब बहुत इनकंसिस्टेंसी का बहुत ज्यादा चांस रहता है। इसलिए हमारा जो कंकरेंसी कंट्रोल कंपोनेंट है हमारे ट्रांजेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हिसाब से वो काम करता है। क्योंकि हम तुम लोग को पूरा ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट पढ़ना नहीं है, तो हम वो पूरा पढ़ाते, जितना भी बताएं इतना भी नहीं पढ़ना था, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट है ही नहीं, लेकिन एसिड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट था जानना। वैसे हम तुम लोग को एक क्लास और लेंगे ट्रांजेक्शन पे, शेड्यूल पे, उसके बाद ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे हम लोग। वैसे तुम लोग यूट्यूब लाइव सेशन में वो क्लास चलेगा तो तुम लोग अटेंड करना, सीखना हो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और कुछ पूछना है तो फटाफट पूछ लो। सर ड्यूरेबिलिटी का बताइए सर। ड्यूरेबिलिटी मतलब ड्यूरेबल होना चाहिए, वो सामान जो टिकाऊ होना चाहिए, वो डेटा जो ट्रांजेक्शन की है और जो रिजल्ट आया वो टिकाऊ होना चाहिए, वो रहना चाहिए वहां पे।